भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल के वरिष्ठ नेता श्री तपस चटर्जी और हमारे पुरुलिया के बहुत ही तेज तर्रार एक डायनेमिक यूथ लीडर और यहाँ के कैंडिडेट श्री नागेंद्र कुमार झा और बलरामपुर के बहुत ही डायनेमिक लीडर श्री सुभाष दास गोस्वामी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, पुरुलिया की किसी सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद मैं आप सबके बीच खड़ा हुआ और खड़ा हुआ हूं तो यह अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहनों भाइयों, पश्चिम बंगाल को बचा लीजिए। 35 साल तक लगातार यहां पर कम्युनिस्ट हुकूमत को आपने देखा है। किसी भी राज्य की तकदीर को बनाने के लिए, किसी भी राज्य का विकास करने के लिए 35 वर्षों का समय कम समय नहीं होता। 35 वर्षों के इस कम्युनिस्ट के शासनकाल में गरीबी भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, जुल्म और अत्याचार भी बढ़ा है। और 35 वर्षों के बाद जब विधानसभा का चुनाव आज के 5 वर्ष के पहले हुआ था, तो टीएमसी के नेता बहन ममता जी ने जनता से यह कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, परिवर्तन लाओ। परिवर्तन का नारा ममता जी की जुबान पर था। जनता ने ममता जी पर भरोसा किया। ममता जी ने यह भी नारा दिया था, मां, माटी और मानुष। पश्चिमी बंगाल की जनता ने सोचा कि ममता जी आ रही हैं, निश्चित रूप से पश्चिमी बंगाल के लिए वह एक नई रोशनी लेकर आने का काम करें। लेकिन बहनों भाइयों, जैसी काली रात, अंधेरी रात 35 वर्षों तक कम्युनिस्टों के शासनकाल में थी, वैसी ही काली रात, अंधेरी रात पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के भी शासनकाल में नहीं। नया सवेरा आएगा। पश्चिमी बंगाल की जनता, ममता जी इंतजार करती रह गई, थक गई है। आपने परिवर्तन का नारा दिया था, मां, माटी, मानुष का नारा दिया था। आज 5 वर्षों के आपके हुकूमत के बाद पश्चिमी बंगाल की जनता अपने को थका हुआ महसूस कर रही है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि पश्चिमी बंगाल एक ऐसी धरती है जिसमें एक से एक महापुरुष इस पश्चिमी बंगाल की धरती से है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उन माताओं को जिन्होंने ऐसे ऐसे महापुरुषों को इस पश्चिमी बंगाल की धरती पर जन्म दिया है, जिन्होंने पश्चिमी बंगाल का नाम केवल भारत में ही रोशन नहीं किया है, बल्कि सारी दुनिया में पश्चिमी बंगाल का नाम रोशन किया है। ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है। आज पश्चिमी बंगाल ऐसा, ये सारा नौजवान, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, इनके चेहरे पर जो चमक होनी चाहिए, इनके चेहरे पर जो खुशहाली होनी चाहिए, एक विश्वास और भरोसा जो होना चाहिए, उसमें ममता जी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर यह चिंतित है। क्या पढ़ाई लिखाई इन्होंने पूरी कर ली। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वो अपने मजबूत हाथों को काम चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। आपने इन नौजवानों को रोजगार देने का भी भरोसा दिया था, लेकिन मैं इन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, कितने नौजवानों को रोजगार मिला? आप में से कुछ नौजवानों को इस सरकार ने रोजगार दिया है कि नहीं दिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इतना ही, कम्युनिस्ट शासनकाल में भी बराबर पॉलिटिकल वायलेंस, उस शासनकाल में भी गुंडे
जुल्म और अत्याचार यहां की निरीह जनता के ऊपर ढाते थे, लाठियां बरसाते थे, बम चलाते थे। वही पॉलिटिकल वायलेंस इस समय टीएमसी के शासनकाल में भी पश्चिम बंगाल में हमको देखने को मिल रहा है। कैसे पश्चिम बंगाल का विकास होगा? डेवलपमेंट, विकास की पहली शर्त होती है मेरे बहनों भाइयों, शांति और व्यवस्था। जब तक शांति कायम नहीं होगी राज्य में, तब तक इस पश्चिम बंगाल का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। और मैं आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार बना दीजिए। यदि कोई गुंडा बदमाश यदि किसी के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत करेगा तो उसका स्थान, उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में, कम्युनिस्टों के शासनकाल में माओवादी तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि माओवाद की समस्या का मैं समाधान करूंगा। और मैंने उनसे भी कहा, हिंसा का रास्ता छोड़िए। जब तक हिंसा के रास्ते पर चलते रहेंगे, मैं किसी से बात करने को तैयार नहीं हूं। हिंसा का रास्ता छोड़िए। जो भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बात करना चाहता है, उसके लिए हम लोगों का दरवाजा बराबर बातचीत करने के लिए खुला हुआ है। हिंसा को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा चले, लोकतंत्र जनता के लिए, और लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए। गुंडे बदमाशों के लिए यह लोकतंत्र नहीं बना है। जब मैं सुनता हूं, अखबार उठाकर पश्चिम बंगाल का पढ़ता हूं, तब भी हिंसा की घटनाएं हमको देखने को, पढ़ने को मिलती हैं। फला पार्टी के लोगों ने फला पार्टी के लोगों पर हमला कर दिया, उनकी जान ले ली। क्या मेरे नौजवानों इसे बर्दाश्त करोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह धरती है मेरे नौजवानों, जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। ये नारा दिया। क्या है इस आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये टीएमसी के सरकार ने आपको आजादी दी? आपकी आजादी पर डाका डालने का काम यदि कोई कर रहा है तो पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट के लोगों ने किया है बहनों भाइयों, और यह टीएमसी के लोग कर रहे हैं। हम आपकी आजादी पर किसी को डाका डालने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बधाई सब देना चाहता हूं आज के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने कि फैसला किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जिन दस्तावेजों का खुलासा नहीं हो पाया है, और मैं उसका खुलासा करूंगा और इस बात का पता लगाने की कोशिश करूंगा कि सचमुच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ क्या। और आपने देखा कि 23 जनवरी से ही हम लोगों ने डीक्लासिफाई करने का काम दस्तावेजों का वो प्रारंभ कर दिया। लेकिन जानकारी जो प्राप्त हो रही है मेरे बहनों भाइयों, 60 के डिकेड में, 60 के दशक में और 70 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ दस्तावेज गायब कर दिए गए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित दस्तावेज? यह देश जानना चाहता है। कांग्रेस के लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। वैसे हम लोग भी यह कोशिश कर रहे हैं ये निकालने की, कहां चले गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित वह दस्तावेज मेरे मित्रों। पूरी ताकत लगाकर हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं हमारी सरकार आने के पहले उन दस्तावेजों का खुलासा किया गया? देश की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। कोई जवाब नहीं।
एक रहस्य बना हुआ है। और मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं इस मंच से कि आइए, सचमुच पार्टी से बड़ा होता है तो देश बड़ा होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति हर देशवासी के मन में सम्मान है, इज्जत है। यदि आपकी पार्टी ने यदि इसका खुलासा नहीं किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, तो यदि आप कोई वरिष्ठ नेता यदि जानते हो तो आपको देशवासियों के सामने आकर उसका खुलासा करना चाहिए, ताकि यह पता लग सके कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ क्या है। इस रहस्य से पर्दा हटना चाहिए। और बहनों भाइयों, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब सारे दस्तावेजों को डीक्लासिफाई हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं किया, हम लोगों ने करना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे करना प्रारंभ किया। क्या किया है इन लोगों ने देश के साथ? सबसे लंबे समय तक इस देश में सरकार यदि किसी ने चलाई है तो कांग्रेस ने चलाई है। मोर देन 50-55 ईयर से किसी ने गवर्नमेंट चलाई है लगातार तो कांग्रेस ने चलाई। क्यों नहीं हमारा यह भारत उनके 50-55 ईयर्स की हुकूमत में दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज, दुनिया के विकसित देशों की कतार में आकर क्यों नहीं खड़ा? क्यों नहीं हमारे भारत की गरीबी दूर हुई? क्यों नहीं हमारे भारत के नौजवानों की बेरोजगारी दूर हुई? क्यों भारत में आज बहुत बड़ी संख्या में लोग कंगाल के रूप में जिंदगी जीने को मजबूर हैं? लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हालात हम बदल कर दम लेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के साथ यह सिलसिला समाप्त कर दिया है और यह घोषणा की है कि 2022 आते आते 2022 तक इस हिंदुस्तान का एक व्यक्ति भी, एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए अपना मकान न हो, ऐसा एक भी परिवार नहीं बचेगा इस हिंदुस्तान के लिए। हम लोगों ने फैसला किया प्रतिवर्ष करोड़ से अधिक नौजवानों को हम रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे और स्किल इंडिया इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक बड़ी संख्या में नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार मुहैया कराया। मुद्रा बैंक ले लो, 10 लाख रुपए तक का कोई नौजवान कर्ज, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, एक पैसा भी आपको अथवा अपनी संपत्ति मॉर्गेज नहीं करनी पड़ेगी। ले लो 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया और रोजगार करो। मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत यह योजना हमारी सरकार ने चलाई, हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई। क्या कांग्रेस और टीएमसी के लोग इस योजना को नहीं चला सकते? यहां जो खड़े हैं, मैं जानता हूं बहुत ऐसे परिवार होंगे जिनमें घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं होगा। यह सच है कि नहीं? लेकिन एक साल के अंदर 1 करोड़ से अधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को मुफ्त में हम लोग एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराने जा रहे हैं। ये मुफ्त में। और आपको जो सब्सिडी मिलती है, राहत मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, विधवा पेंशन मिलता है, विडो पेंशन है ना, वृद्धावस्था पेंशन है ना, अब यह बिचौलियों के माध्यम से, बाबू के माध्यम से आपके पास नहीं पहुंचेगा। वह अब दिल्ली के अकाउंट से निकलेगा और सीधे पुरुलिया के बैंक में जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट में पहुंच जाएगा पूरा का पूरा। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हम लोग इसे लागू करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने चलाई। अरे सचमुच कभी यह आजादी हासिल हुई थी तो पश्चिमी बंगाल यह इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था। क्या हो गया? सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। कहां गई जूट की इंडस्ट्री? ममता जी और कम्युनिस्ट के दोस्तों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कहां गई वह चाय की इंडस्ट्री पर पश्चिमी बंगाल की? जवाब दो कम्युनिस्ट के, जवाब दो कांग्रेस के लोगों, कहां गई वो इंडस्ट्रीज?
कपड़े की इंडस्ट्री। यदि उद्योग का नाम लेते थे तो लोग कहते थे कि पश्चिम बंगाल की ओर देखो, कलकत्ता की ओर देखो, बर्बाद कर दिया। बहनों भाइयों, पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को आपने यदि हमारी सरकार बना दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, तो उसको हम लोग रिवाइव करेंगे, उसे हम पुनर्जीवित करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। हिंसा और गुंडागर्दी करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। अब तो सुनता हूं यहां पर बम बनते, बम का रोजगार चल रहा है। अरे बना दो एक बार भाजपा की सरकार, बीजेपी की सरकार। देखता हूं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो बम बनाने की हिम्मत कर सकता है, करके दिखा दे। बम बनाने मैं देखूंगा कौन बम बनाता। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारी सरकार चल रही है। बम। और ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों का देखिए, केरल में और कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और पश्चिमी बंगाल में उसी समय में यहां पर पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव। वाह, गजब की सरकार है। माने केरल में लड़ाई और वेस्ट बंगाल में सगाई। क्या है? ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों की सरकार आपको चाहिए? बदलनी चाहिए ना। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। माताओं बहनों, इज्जत अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वालों को जो दंड मिलना चाहिए, जो सजा मिलनी चाहिए, वह सजा भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। और मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने पैसा कितना किया। मोदी जी की सरकार आने के बाद सेंट्रल रेवेन्यू, केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू होता था, उसका केवल 32%, 32% राज्यों को मिलता था। हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 32 से 42% कर दिया, 42 से कर दिया। अब भी ये कहा जाता है कि पैसे की कमी। कितना पैसा चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में चल रही, जाकर कोई देखे तो समझ में आ जाएगा सरकार कैसे चलाई जाती है। और बहनों भाइयों, सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, बीजेपी के पास है। हम लोगों ने किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, हम सबको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहिए। सबको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहिए। हम क्यों उठाना चाहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, समाज का एक भी सेक्शन, समाज का एक भी वर्ग यदि कमजोर रह गया तो भारत हमारा मजबूत भारत नहीं बन पाएगा, ताकतवर भारत नहीं बन पाएगा। इसीलिए सबको हम गरीबी रेखा के नीचे के ऊपर ले जाना चाहते हैं। सभी के लिए कुछ न कुछ योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की। अब पश्चिम बंगाल की हालत तो ऐसी है, बांग्लादेश से चले आ रहे हैं, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए, इलीगल इमिग्रेंट्स चले आ रहे हैं, मेहमान नवाजी उनकी की जा रही है। अपराधी अपराध करते हैं, चले जाते हैं, यहां भी सरकार उनकी कोई खबर नहीं। लेकिन केवल वेस्ट बंगाल में मेरे नौजवानों, कमल के फूल की सरकार बना दो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बांग्लादेश की सरकार का हमें सहयोग भी प्राप्त है। हम बॉर्डर को ऐसे नहीं रहने देंगे और किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की इजाजत हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। फेक इंडियन करेंसी आ रही है, फेक इंडियन करेंसी नोट भारत में आ रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की सरकार का जैसा सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिलता। चाहिए हमको पश्चिम बंगाल में सरकार। अब आप लोगों ने दिल्ली में सरकार तो बना दी हम लोगों को बहुमत के साथ। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है किसी गैर कांग्रेस नॉन कांग्रेस किसी पॉलिटिकल पार्टी की को भारत की पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ हो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार यदि हुआ है तो 2014 में से हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारत की पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी दिलाने का काम किया। सरकार आप लोगों ने दिल्ली में बना दी। अब हम लोगों को दिल्ली में सरकार बनाकर आपने कुर्ता पहना दिया, शर्ट आपने पहना दिए। लेकिन बहनों भाइयों, केवल शर्ट से काम नहीं चलेगा, केवल कुर्ते से काम नहीं चलेगा। अब आपको हम केवल शर्ट पहना दें, नीचे का ना पहना चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए दिल्ली की सरकार बनाकर आप लोगों ने शर्ट तो हम लोगों को पहना दिया, कुर्ता तो पहना दिया, लेकिन धोती और पैंट पहना दीजिए वेस्ट बंगाल की सरकार बनाकर। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच है। तो बनेगी। हमारे नागेंद्र नाथ ओझा को जिताएंगे पक्का। एक बार सारे लोग हाथ उठाकर बतलाइए, नागेंद्र इधर आए, इधर आए। अब यही मैं कहना चाहता हूं, अब ऐसा नौजवान आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नौजवान नहीं मिलेगा। आप लोग बलरामपुर से कहा है सुभाष दास गोस्वामी, आइए सुभाष दास, ये सुभाष दास जी गोस्वामी। अभी नौजवानों समय है, 4 तारीख को पोलिंग है, आप निकलो, आज से संकल्प लेकर निकलो कि हम पुरुलिया में परिवर्तन करके रहेंगे और साथ ही साथ बलरामपुर में भी, और जहां जहां से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वहां से हम परिवर्तन करके ही दम लेंगे। इस संकल्प के साथ आप निकलो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।